तो लास्ट क्लास में हमने ओशिनिया को स्टार्ट किया था, है ना। तो ओशिनिया को एक बार थोड़ा सा वापस देख लो। ओशिनिया के अंतर्गत हमने बात की थी कि केवल एक ऑस्ट्रेलिया को ही हम शामिल नहीं करते। जब भी हम अपना मैप देखते हैं उसमें हमें शब्द ओशिनिया लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अब इस ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन सी वे विषय वस्तु हैं या कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उनको हम इंक्लूडिंग करते हैं। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर हम 3-4 पार्ट को इंक्लूडिंग करते हैं। अब उनमें अगर कोई हमें ये पूछे कि इस ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में न्यूजीलैंड है, उसके बाद में माइक्रोनेशिया है, फिर मेलानेशिया है, फिर पॉलिनेशिया है। ठीक है, इन पांचों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस ओशिनिया का सबसे जो बड़ा देश है पूरे में, वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ नौरू गणराज्य। और कल हमने बात की है कि यह नौरू गणराज्य एक आइलैंड कंट्री है। अर्थात द्वीपीय देश है। ठीक है, फिर एक एक के बारे में चर्चा की थी, है ना। क्या है माइक्रोनेशिया, क्या है पॉलिनेशिया, क्या है मेलानेशिया वगैरह क्या है ना। इनके बारे में चर्चा करते हुए फिर हम पापुआ न्यू गिनी पर आ गए थे, है ना। और हमने बात की है कि यह पापुआ न्यू गिनी जिसके अंतर्गत आता है वो मेलानेशिया वाला भाग है ना। और इसके अंतर्गत हमने ये बात की थी कि यह जो आइलैंड है, न्यू गिनी आइलैंड है, वो 2 महाद्वीपों में हमें देखने को मिलता है। और एक महाद्वीप है एशिया और दूसरा महाद्वीप है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, आप उसे कह सकते हो। ठीक है, अब एशिया में जो देश है वो देश है इंडोनेशिया, और जो ऑस्ट्रेलिया में इस पर देश है वो पापुआ न्यू गिनी है। और यह पापुआ न्यू गिनी विश्व में किस लिए फेमस था? सपेरों के देश के लिए। तो सांपों का देश किसे बोलते हैं? ब्राजील को कहा जाता है सांपों का देश। और सपेरों का देश पापुआ न्यू गिनी को बोलते हैं। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड के बारे में देखा था कि न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है। इसमें बहुत सारे हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 मुख्य आइलैंड है। नॉर्दर्न न्यूजीलैंड अर्थात उत्तरी न्यूजीलैंड, उसके बाद में सदर्न न्यूजीलैंड, और एक स्टेवर्ट आइलैंड है। ठीक है, ये 3 द्वीप है। और इन द्वीपों को अलग करने वाली कुछ जल संधियाँ भी है, कुछ स्ट्रेट भी है। जैसे कुक जल संधि है, वह कुक जल संधि वो किसको अलग करती है? आंसर हो गया हाँ, सदर्न और नॉर्दर्न जो आइलैंड्स है इनको अलग करने का काम करती है। वहीं दूसरा हॉवियक्स जो स्ट्रेट है वो दरअसल किसको, जो सदर्न आइलैंड है इसको और स्टेवर्ट आइलैंड है इसको एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। इस न्यूजीलैंड के जो भी मूल निवासी होते हैं हम उन्हें माओरी के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दरअसल कीवी है। ठीक है, और यहाँ की खोज जिसने की थी उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो आबेल तस्मान नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। कब की थी? नहीं, वो तो मैंने जेम्स कुक के बारे में बताया था कि जेम्स कुक 1769 में कैप्टन जेम्स कुक यहाँ पर यात्रा पर गए हुए थे। और 1770 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, है ना। एक ब्रिटिश नाविक था। इनके बारे में कोई डेटा नहीं मिलता है हमें कि इसकी खोज कब की गई थी। बस इतना पता है कि इसकी खोज आबेल असमान नामक एक व्यक्ति के द्वारा की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ हमें घास के मैदान मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। और ये कई बार सवाल पूछा गया है, क्योंकि विश्व में जब जब भी हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में पढ़ते हैं तब हमें कुछ देशों के घास के मैदानों के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से देश हैं और वहाँ पर कौन कौन से मुख्य हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं और उन घास के मैदानों की क्या विशेषताएं हमारे पास में नज़र आती है। ठीक है, इन घास के मैदानों को हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, अर्थात विश्व में रोटी का कटोरा या रोटी की कटोरी के नाम से भी जानते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इन्हें हम क्यों कहते हैं?
जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से बड़े ही क्या होते हैं, फेमस होते हैं, विख्यात होते हैं। और वो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से फेमस है, इसीलिए हम इन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में एक घास के मैदान है जिनका नाम है प्रेरीज घास के मैदान, और उन्हें हम उत्तरी अमेरिका में ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। पड़ा है, कहाँ पर था? अर्जेंटीना में। वेरी गुड, है ना। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना में उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। फिर हमने किसको पढ़ा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पढ़ा था, और अफ्रीका में एक घास का मैदान लिखा था, वेल्ड लिखा था, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। यूरोप में बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन वो हम कृषि पढ़ते समय हम बात करेंगे। पुस्ताज वगैरह ऐसे बहुत सारे घास के मैदान, हंगरी में पुस्ताज कहते हैं हम उन्हें हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और अब हमारे किसके अंतर्गत आ गए? न्यूजीलैंड के अंतर्गत आ गए, और न्यूजीलैंड में हम इन्हें कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। आगे हम ऑस्ट्रेलिया भी आज हमें देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया में दरअसल हम उन्हें किस नाम से जानेंगे? डाउन्स घास के मैदानों के रूप में जानेंगे। ठीक है, इतनी चर्चा कर चुके थे। फिर हमने कुछ चोटियों के बारे में इनकी कंपैरिजन किया था कि वे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी पीक है, उनके बारे में बात थी। ठीक है, तो ये फोवियोक्स स्ट्रेट आ गया, और आपके कुक स्ट्रेट आ गया, कुक जलसंधि आ गया। इसी सदर्न आल्प्स पर हमने, दक्षिणी आल्प्स पर एक माउंटेन भी देखा था, आल्प्स, लेकिन कौन सा? दक्षिणी आल्प्स माउंटेन, है ना, सदर्न आल्प्स माउंटेन। और मैंने कहा था कि ये सदर्न आल्प्स जो माउंटेन है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण था? फोल्डेड माउंटेन था। यानी वलित पर्वत का क्या था? एग्जाम्पल भी था। ठीक है, बाकी चर्चा हम कर चुके हैं इसकी ऊंची चोटियाँ। एक हम यूरोप पढ़ते समय भी एक माउंटेन की बात की थी, लेकिन उसका नाम आल्प्स ही था, याद आ गया। और इसका क्या नाम है? सदर्न आल्प्स है। ठीक, वो कहाँ पर पढ़ा था हमने? फ्रांस और इटली की सीमा पर पड़ा था। और कौन सी नदी का उद्गम हो रहा था? राइन नदी का उद्गम हो रहा था। आगे राइन नदी किन दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से होकर प्रवाहित हो रही थी? वॉस्जेस। ठीक है, उन दोनों के मध्य से होकर के प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या क्या चीज़ें थी। तो हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है, सबसे छोटा है। तो इससे बड़े 6 कौन कौन से? तो जो भी है वो इससे सारे बड़े ही है। ठीक है, वही पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पॉपुलेशन में 6ठे नंबर पर आता है। क्यों पॉपुलेशन में 6ठे नंबर पर आता है? तो हमने इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पढ़ते समय हमने एक बात की थी कि इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थायी जनसंख्या का निवास हमें देखने को नहीं मिलता, यहाँ की कोई भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, और इसीलिए हम इस कॉन्टिनेंट को अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कोई भी हमें मूल निवासी देखने को नहीं मिलता है। ठीक, ये बात कर चुके थे। इसे ही हमने वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला था, इसे ही हमने कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी बोला था, यानी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के रूप में भी हमने इसी को ही देखा था। ठीक, फिर हम बात कर चुके हैं कि ये जो महाद्वीप है या फिर ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है? आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और मैंने बताया था आपको कि पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एकमात्र ही महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि बाकी जैसे हम बात करते हैं किस महाद्वीप के संदर्भ में? साउथ अमेरिका के बारे में। तो लिखते हैं कि साउथ अमेरिका के जो ब्राज़ील वाला ये भूभाग है, यहाँ से होकर के एक रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, है ना, इक्वेटर लाइन। अर्थात जो साउथ अमेरिका है उसका आधा भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा और आधा भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। वहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तो
पूरी बीच में से ही होकर के गुजर रही है। एशिया के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसके दक्षिण में ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 0 डिग्री का कोई लेना देना। वहाँ ऐसे 2 कॉन्टिनेंट भी है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया और आपका यूरोप हो गया। ये पूर्ण रूप से दोनों कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। और ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये भी बात की थी कि इस महाद्वीप के मध्य से होकर के 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। या तो आप इसे मकर रेखा कह दो, या फिर हम इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। और ये मकर रेखा इसके बीच से होकर के गुजरी, इसका मतलब इसका आधा भाग जो मकर रेखा के उत्तर में है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगा, और वो जो नीचे हैं वो दरअसल हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु में देखने को मिलेगा। इतनी चर्चा कर चुके थे, वेरी गुड। फिर मैंने कुछ चीज़ें और भी समझाई थी आपको कि अगर कुछ पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही सवाल पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम क्या क्या मामले या अलग तरीके से क्या और एग्ज़ाम के साथ में कोट कर सकते हैं, तो हमने बात की थी कि यदि मैं कहूँ कि 0 डिग्री से उत्तर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिण वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व वाला भाग है पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री पश्चिम से 0 डिग्री से पश्चिम वाला भाग है पश्चिमी गोलार्ध है। ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। अगर पूछा कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है, तब हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड 6ठे स्थान पर है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है, आंसर होगा 2nd है, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि पहला किसका है? ब्राज़ील का, और दूसरा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। यदि बात करें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो कौन सा स्थान है? तीसरा। पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो कौन सा है? 3rd है, क्योंकि पहला रशिया है, दूसरा चाइना है और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। चौथा कौन सा हो जाता है? इंडिया। ठीक है। और वहीं आपको साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? पहले नंबर पर आ जाएगा, है ना, फर्स्ट। फिर इसकी खोज कैप्टन कुक ने की थी, 1770 में की थी। ठीक है। फिर मैंने एक प्रश्न लिखवाया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अच्छा, प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने कुछ फ्रेमिंग बताई थी कि इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है, और इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में कुछ 4-5 मरुस्थल है, तनामी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऐसे कुछ मरुस्थल है। इन 5 मरुस्थलों के परिणाम स्वरूप हम इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो आंसर घर से लिख के लाए होंगे, वेरी गुड। फिर अभी चेक करता हूँ। फिर मैंने बताया था कि 10 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ मरुस्थल देखने को मिलते हैं,